Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of Communication Skills. This is our 7th lecture. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोगों ने पैराग्राफ किस तरह से लिखने हैं, सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं, आप लोगों ने पैराग्राफ को किस तरह से असेंबल करना है और आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। अब हम चलेंगे, अब टेक्निकल राइटिंग की तरफ अगर हम जाएं या टेक्निकल चीज़ों की तरफ हम जाएं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोई पैराग्राफ है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट है, मतलब मीन्स कि कोई चैप्टर है या कोई ऐसे है या कोई आर्टिकल है, तो उसकी समरी किस तरह से करनी है, समरी क्या होता है और समरी किस तरह से की जाती है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो अगर समरी की भी बात की जाए तो समरी में आप लोग हमेशा जो है रिड्यूस करते हैं, मटेरियल को आप लोग कम करते हो, उससे रिड्यूस करते हो, उससे आप लोग मीन्स कि आप उसकी लेंथ जो है उसे कम करते हैं। फ्रॉम ओरिजिनल वर्क टू इट्स मेन पॉइंट्स एंड की सपोर्टिंग डिटेल्स। तो आपने जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो सिंपली यही है कि समरी में आप लोग मटेरियल को कम करते हो, उसकी ओरिजिनल लेंथ से, जो भी ओरिजिनल वर्क की मेन लेंथ होती है उसको आप लोग रिड्यूस कर देते हो, उसको आप लोग कम कर देते हो। और उसकी कम कितना करना है ये डिपेंड करता है कि आपको आपके अगर कोई टीचर करवा रहा है तो उसने आपको क्या लिमिट दी है, या अगर आप लोग खुद कर रहे हैं तो आप जब पूरा मटेरियल रीड करते हो तो उसके अंदर आप देखते हैं मेन पॉइंट्स कितने हैं और किस तरह के हैं, की सपोर्टिंग डिटेल्स कितनी हैं और किस तरह की हैं, और आपने कितनी चीज़ों को ऐड करना है और किन चीज़ों को आपने लीव कर देना है वाइल राइटिंग अ समरी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप जो हो फोकस में कर रखेंगे वाइल राइटिंग अ समरी। 3 activities essential to create an effective summary are reading, रिड्यूसिंग एंड रिवर्डिंग और पैराफ्रेजिंग। तो सिंपल सी बात यह है, आप जब समरी करें तो मेन फोकस आपका होना चाहिए 3 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले आपका रीड करने पे फोकस होना चाहिए, देन रिड्यूसिंग मीन्स के कंसंट्रेट करने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को लीव कर देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे लीव करने से, किस आइडिया को आपने ज़्यादा फोकस करना है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा जो है वो मटेरियल ले रहा है। और लास्ट इज़ रिवर्डिंग। रिवर्डिंग मीन्स कि पैराफ्रेजिंग, आपने जो कुछ ओरिजिनल वर्क में लिखा हुआ है वही चीज़ें लिखनी ज़रूर है समरी में, लेकिन उसको रिवर्ड करना है, उसको पैराफ्रेज करना है, उसको अपनी वर्डिंग, आइडिया सेम हो जो ओरिजिनल वर्क में है लेकिन वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। वर्डिंग आपने ओरिजिनल वर्क वाली नहीं लेनी, आपने वर्डिंग उसको अपनी वर्डिंग देनी है। आइडिया बेशक आप वही जो ओरिजिनल वर्क में है उसी आइडिया को आपने फॉलो ज़रूर करना है, लेकिन आपने वर्डिंग हर सूरत में अपनी करनी है, आपने पैराफ्रेजिंग करनी है ओरिजिनल वर्क की जो वर्ड्स हैं उनकी। अच्छा, समरी करते हुए कौन सी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, किन चीज़ों को आपने फोकस में करना है। सबसे पहले रीड करना है, देन रीड करना है। मीन्स मैंने आपको पहले कहा कि आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबसे पहले है रीडिंग। रीडिंग में अब क्या है, आगे फर्दर रीडिंग में है, पहले आप रीड कर रहे हो देन आप रीड कर रहे हो। और ये आप किस तरह से करेंगे, टू कंडेंस और कंसनट्रेट द ओरिजिनल यू मस्ट प्रीव्यू, रीड, इवेलुएट, ऑर्गेनाइज एंड आउटलाइन इट। ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप लोग जब ऐसे राइटिंग कर रहे थे तो उसमें आपने किस तरह से करना था, आपने जो भी मटेरियल था उसको रीड करना था, देन रीड करना था, आपने उसको इवेलुएट करना था, ऑर्गेनाइज करना था, उसकी आउटलाइन बनानी थी। उसी तरह समरी में भी जब आप ओरिजिनल वर्क को रीड कर रहे हो तो आप पहले उसको एक सिंपल रीडिंग देंगे, और रीडिंग देते हुए आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं मेन पॉइंट्स हैं उस पैराग्राफ के या वर्क के या चैप्टर के या आर्टिकल के, वट एवर इट इज़, आप उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। देन आप उसको रीड करेंगे। रीड आपको उसको क्यों करेंगे, आप कंसंट्रेट करेंगे ओरिजिनल के ऊपर कि कितने ही जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं और किस आइडिया को आपने ज़्यादा फोकस करना है, किस आइडिया को आपने ज़्यादा स्पेस देनी है अपनी समरी के अंदर। आप रिव्यू करेंगे दोबारा जो आपने अंडरलाइन किए हुए हैं उनको, फिर आप दोबारा से रीड करेंगे, इवेलुएट करेंगे, फिर जो आपकी इवेलुएशन है कि क्या जो ओरिजिनल आइडिया में, अगर ओरिजिनल वर्क में अगर इस आइडिया को ज़्यादा स्पेस है तो आप अपनी समरी में भी उस आइडिया को ज़्यादा स्पेस देंगे। तो इसी तरह से आप लोग इवेलुएट करेंगे, देन ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपना जो आपने आउटलाइन की हैं आइडियाज़ और की सपोर्टिंग डिटेल्स, उनको आप लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे और उनकी आउटलाइन बनाएंगे, उसको एक शेप दे देंगे आप। अच्छा, रीड हमने कर लिया, हमने इवेलुएट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, आउटलाइन बना लिया। अब हम रिड्यूस करेंगे।
रिड्यूस यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस द ओरिजिनल टेक्स्ट, यू मस्ट एनालाइज इट केयरफुली टू क्लियरली आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स, सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड एनी अननीडेड मटेरियल। अब रिड्यूस क्या करना है, जब आप रीड करेंगे तभी आपने काफ़ी चीज़ों को रिड्यूस कर दिया, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें से लीव कर दी। अब इसके अंदर रिड्यूस में आप क्या करते हैं, जो आउटलाइन आपके पास आई है आप उस आउटलाइन को देखेंगे कि क्या जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ थे ओरिजिनल वर्क के वो तमाम आइडियाज़ इस आउटलाइन में मौजूद हैं, क्या उन आइडियाज़ को सपोर्ट करने की जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो मौजूद हैं, मेन पॉइंट्स मौजूद हैं, की सपोर्टिंग डिटेल्स मौजूद हैं। देन आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि उस तमाम आउटलाइन में और जो आपने एक रफ सा अपनी एक ऑर्गेनाइज करके डाटा अपने पास इकट्ठा किया है उसके अंदर कोई भी ऐसी अननीडेड मटेरियल है जो आप अभी भी लीव कर सकते हैं, जिसको आप छोड़ सकते हैं, अगर वो निकल भी जाएगा तो भी आपकी समरी के ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप उसको भी छोड़ देंगे। नाउ रिवर्ट करना, रिवर्ट कैसे करते हैं, टू रिवर्ट और पैराफ्रेज द ओरिजिनल टेक्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस इन द कंटेक्स्ट सो दैट यू कैन करेक्टली रीस्टेट ऑल इट्स की आइडियाज़। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्ट आप उसी सूरत में कर सकेंगे, किसी भी आइडिया को अगर आप आइडिया के जो लाइंस हैं उसको आप कोई टेक्स्ट रीड करते हो और आपको आइडिया समझ आ जाता है तो ही आप उसको रिवर्ट कर सकते हो। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं आ रहे, अगर आपको उसका जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा तो आप उसको रीवर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक एक वर्ड का मीनिंग जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है उसका मीनिंग आप कोशिश करें कि आपको तमाम वर्ड्स का मीनिंग आता हो, आप उसके मीनिंग्स को देखें। मीनिंग्स को देखने के बाद अक्सर आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का नाम सुना होगा, तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को यूज़ करें, अपने वर्ड्स को ओरिजिनल टेक्स्ट वाले वर्ड्स को यूज़ ना करें। आइडिया आपका ओरिजिनल टेक्स्ट का ही होना चाहिए, लेकिन जो वर्ड्स हैं ना वो आप कोशिश करें कि आपके अपने हों, ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड्स हैं वो ना हों। आप लोग उनको रीफ्रेज करें, आप लोग उनको रिवर्ट करें, लेकिन आइडिया आपका सेम होना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट वाला, उसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। और कोशिश आपने ये करनी है कि जितने भी आइडियाज़ हैं ओरिजिनल वर्क में वो तमाम के तमाम आप रीस्टेट करें, स्पेशली जो की आइडियाज़ हैं और जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। हमने डिस्कस किया है कि समरी लिखते हुए हमने कौन सी चीज़ों को फोकस में करना है, ठीक है ना। रीड करना है, देन रीड करना है, या हमारा जो एक तरीका कार जो होता है, जो हमारा एक पैटर्न होगा कि हमने समरी किस तरह से लिखनी है, तो वो वैसे ही है कि पहले आप रीड करें, रीड करें, देन आप जो है उसको एवेलुएट करें, ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है। और एंड में आपने जो है उसकी पैराफ्रेजिंग भी लाजमी आपने करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि समरी आपने लिखनी कैसे है, यानी कि आप जब समरी लिख रहे हैं तो आपने किस किस चीज़ों को फोकस करना है, किस किस चीज़ों के ऊपर आपने जो है अपनी कंसंट्रेशन रखनी है, किन किन चीज़ों को आपने ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि हाईलाइट किस तरह से आपने कौन सी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि समरी किस तरह से आपने लिखनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपने फॉलोइंग स्टेप्स आर डिस्क्राइब लो, कि स्टेप्स कौन कौन से हैं कि समरी लिखनी आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 है कि आप कुछ मिनट लें, अपना प्रीव्यू करें वर्क को, जो आपको आर्टिकल, चैप्टर या पैराग्राफ दिया गया है समरी के लिए, इसको आप पहले 1-2 मिनट लें और उस वर्क को देखें कि उसमें है क्या, ठीक है। अब प्रीव्यू आप कैसे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप प्रीव्यू करें कि आप फ़ौरन एक नज़र डालें और जल्दी से देख लें कि इसके अंदर क्या है। और अदरवाइज़ आप प्रीव्यू इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप उसको अपने हाथ में पेंसिल या एक पेन रखें और रीड करते जाएं उसका और देखते जाएं जल्दी जल्दी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कौन से कर लग रहे हैं और आप उसको अंडरलाइन करते जाएं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है आपने प्रीव्यू करना है। अब प्रीव्यू करते हुए आपने कौन कौन सी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है। नंबर 1 इज़ टाइटल। सबसे पहले आपने टाइटल को इंपॉर्टेंस देनी है कि टाइटल क्या है, आपके पैराग्राफ अगर है उसका टाइटल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लीव इट। अगर है तो फिर देखें टाइटल क्या है, पैराग्राफ है, अगर चैप्टर है, अगर कोई आर्टिकल है, तो सबसे पहले आप देखेंगे टाइटल क्या है, ठीक। नंबर 2 पे आप सब टाइटल देखें। सब टाइटल हमेशा नहीं होता, बहुत कम कंडीशंस होती हैं जब सब टाइटल होता है, लेकिन अगर सब टाइटल है तो आपको बहुत ज़्यादा बातें जो हैं पैराग्राफ या जो ओरिजिनल वर्क है उसका अंदाज़ा जो है कि ओरिजिनल वर्क किस तरह का है, किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको सब टाइटल देख के उसका अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स पैराग्राफ्स, ये फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ्स इस सूरत में है कि अगर आपको कोई चैप्टर दिया गया है या अगर आपको कोई आर्टिकल दिया गया है, क्योंकि अगर एक ही पैराग्राफ दिया गया है समरी के लिए तो उसका तो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ्स तो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन उसमें ये होता है अगर एक ही पैराग्राफ है तो उसकी फर्स्ट कुछ लाइंस और लास्ट कुछ लाइंस जो होती हैं वो इस तरह ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिस तरह के किसी वर्क में फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
उसके अलावा अदर आइटम्स हम देखेंगे कौन कौन सी अदर आइटम्स हैं जिनको आपने फोकस करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल क्या है और कि हमने टाइटल को किस तरह से देखना है। टाइटल ऑफन समराइजेज व्हाट द वर्क इज़ अबाउट, यानी कि हमें टाइटल देखकर ही पता लग जाता है। जिस तरह कि आज का मेरा इस लेक्चर का जो टाइटल है वो समरी है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो इसके अंदर हम लोग समरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसी तरह टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस जो वर्क है इसके अंदर या जो आपको राइटिंग है इसके अंदर क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है। ठीक। नंबर 2 है थिंक अबाउट द टाइट आर्टिकल एंड हाउ इट कंडेंस द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहले थिंक अबाउट द टाइटल होगा एंड हाउ इट कंडेंस द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल। ठीक है ना, आप लोग देखेंगे कि अगर टाइटल है ये, तो ये टाइटल है और ये किस तरह से आपको मीनिंग दे रहा है, किस तरह से आपको बता रहा है कि ये टाइटल और ये जो आर्टिकल है ये किस तरह से, ये आर्टिकल किस तरह की सेंस में। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ टेररिज्म, अगर हम बात कर रहे हैं, मेरा आर्टिकल टेररिज्म का है और मैं आपको नीचे भी एग्जांपल दूंगी इस टाइटल और सब टाइटल की, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टेररिज्म की, या अगर हम अब्यूज़ की बात कर रही हूँ मैं कि मैंने अब्यूज़ के ऊपर कुछ लिखना है, और नेक्स्ट मैं कह रही हूँ कि जेंडर इनइक्वालिटी, तो मेरा तो मतलब ये है ना कि पहले हम अब्यूज़ की बात करेंगे और सब टाइटल मेरा जेंडर इनइक्वालिटी है, तो मतलब वुमेन अब्यूज़ की बात करूँगी, या मैं ड्यू टू जेंडर अब्यूज़ जो होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको पता लग रहा है कि मेरा स्पेसिफिकेशन, आपको टाइटल और सब टाइटल से आपको स्पेसिफिकेशन पता चल जाती है कि वर्क जो है वो किस चीज़ के ऊपर स्पेसिफाई कर रहा है, जो हमारी राइटिंग हमें दी गई है वो ज़्यादा किस चीज़ की तरफ जा रही है। ठीक, तो आपने टाइटल और सब टाइटल को इसी तरह से इंपॉर्टेंस, सबसे पहले टाइटल देखते ही आपको आइडिया हो जाता है 70% 80% की ये जो राइटिंग है ये किससे रिलेटेड है और किस तरह की है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आपने टाइटल को देखते ही देखना है कि आप आर्टिकल का मीनिंग वो आपको किस तरह से दे रहा है या आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग थी वो थी सब टाइटल। सब टाइटल क्या होता है? इफ़ गिवन इज़ अ शॉर्ट समरी अपेयरिंग अंडर और नेक्स्ट टू द आर्टिकल। सब टाइटल क्या होता है? शॉर्ट समरी होती है, ये एक लाइन की भी हो सकती है, एक फ्रेज़ भी हो सकती है, 2-3 लाइन्स, मतलब 2 लाइन्स भी हो सकती है, लेकिन ये राइट अंडर और नेक्स्ट टू द आर्टिकल अपेयर होता है। जो सब टाइटल होता है ये हमेशा या तो मेन टाइटल के नीचे होता है या मेन टाइटल के साथ होता है, तो आपको उसको देख के पता लग जाता है कि ये फर्स्ट वाला जो था मेन टाइटल था, नेक्स्ट जो है ये हमारा सब टाइटल है। अच्छा, अब एग्जाम्पल किस तरह से दे रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि टाइटल क्या और कैसे है और सब टाइटल क्या है और कैसे है। तो टाइटल क्या है? हमारा टाइटल है ग्रोइंग ओल्ड फीलिंग यंग। ठीक है, ये हमारा है टाइटल। अब आपको इसका पता चल गया है कि हमारा जो टाइटल है, किसी भी आर्टिकल का अगर टाइटल है, फॉर एग्जांपल ग्रोइंग ओल्ड फीलिंग यंग, ये हमारा टाइटल है। अब इसका सब टाइटल क्या है? सब टाइटल देखें आप। Not only are Americans living longer, they are staying active longer. And their worst enemy is not nature, but the myths and prejudices about growing old. ठीक, अब इसका आपको ये जो है क्विक इंसाइट इनटू द मीनिंग ऑफ द वर्क, आपको क्विक इंसाइट मिल रही है कि हम लोगों ने पहले बात की ग्रोइंग ओल्ड और फीलिंग यंग, और देन आपको मैंने बात की अमेरिकन्स की। ठीक, यानी कि हम लोगों का फोकस जो होगा वो अमेरिकन्स के ऊपर होगा, और किस चीज़ के ऊपर होगा? इस चीज़ के ऊपर होगा कि जो अमेरिकन्स की जो एनिमी है वो नेचर नहीं है बल्कि मिथ्स हैं, जो कि जो ग्रोइंग ओल्ड से रिलेटेड हैं, या कि फिर हम लोग जो है या जो अमेरिकन्स हैं वो क्या हैं? वो एक्टिव हैं और वो ज़्यादा जीते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, और क्या है कि वो जो उनका एनिमी है वो नेचर नहीं है बल्कि वो जो मिथ्स हैं, वो जो एक कहते हैं ना कि बातें होती हैं कि मतलब कि मिथ्स आप कह सकते हैं कि वो बातें आप लोग उनके बारे में ऐसे कह सकते हैं कि जो पुरानी ज़माने से बातें ये लोग अपनी मर्ज़ी से अखज़ कर लेते हैं बातें। अगर जिस तरह हमारी भी बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं यहाँ पे, यही कि हम लोग अगर हम इंसान बैठ जाता है तो फिर वो बैठ ही जाता है। ठीक है ना, इस तरह की जो होती हैं मिथ्स, तो वहाँ पे भी यही ये ग्रोइंग ओल्ड और फीलिंग यंग से रिलेटेड ही है। तो वो यही कह रहे हैं कि अमेरिकन्स जो हैं वो ज़्यादा अरसे तक भी ज़िंदा रहते हैं और एक्टिवली भी ज़िंदा रहते हैं, और उनका जो एनिमी है वो नेचर नहीं है बल्कि वो मिथ्स हैं जो कि ग्रोइंग ओल्ड से रिलेटेड हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं जो कि ग्रोइंग ओल्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब ये टाइटल जो है आपको पहले कुछ आइडिया देता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका सब टाइटल है जो कि 3 लाइन्स पे यहाँ पे आई थिंक जी 3 लाइन्स पे है, तो ये टाइटल क्या है? आपको फॉरन इनसाइट मीनिंग दे रहा है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा वर्क है, वो
किस चीज़ पे स्पेसिफाई कर रहा है, किस चीज़ से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसीलिए आपसे मैं कह रही हूँ कि जब भी आप समरी करेंगे, अगर आपको टाइटल और सब टाइटल अवेलेबल है तो आपने अपना फोकस जो है सबसे पहले अपना टाइटल के ऊपर फोकस करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये राइटिंग, देन सब टाइटल पे फोकस करें। अच्छा, अब हमने बात की थी फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ्स की। अब वही बात है कि अगर एक पैराग्राफ है तो उसके अंदर आपने फर्स्ट और लास्ट लाइंस, फर्स्ट 2-3 लाइंस और लास्ट 2-3 लाइंस पे फोकस करना है। अगर आपको काफ़ी सारे पैराग्राफ्स दिए गए हैं, कोई आर्टिकल है, कोई चैप्टर है, तो उसमें आपका फोकस फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स और लास्ट 2-3 पैराग्राफ्स के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। वाई? क्योंकि होता ये है कि इन पैराग्राफ्स में ऑथर में इंट्रोड्यूस्ड यू टू द सब्जेक्ट एंड स्टेट द पर्पस ऑफ द वर्क। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, या फर्स्ट लाइंस में ऑथर आपको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है और अपना पर्पस ऑफ राइटिंग बताता है। अगर आप ये सही तरह से पढ़ के समझ लेते हैं तो आपको ऑथर का पर्पस भी पता लग जाएगा और जो मेन सब्जेक्ट है राइटिंग का वो भी पता लग जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं। अब लास्ट पैराग्राफ्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, वो इसलिए कि ये दे यूजुअली कंटेन्स द समरी और कंक्लूजन ऑफ द वर्क, जो कि दोनों चीज़ें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट पैराग्राफ्स में क्या होता है, तमाम वर्क की अक्सर समरी दी जाती है या जो भी राइटिंग है उसकी कंक्लूजन दी जाती है, और हमें भी अपनी राइटिंग के अंदर हमेशा समरी की और कंक्लूजन की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको सब्जेक्ट और पर्पस ऑफ राइटिंग के बारे में बताते हैं। लास्ट पैराग्राफ्स जो होते हैं, कुछ लास्ट पैराग्राफ्स, वो आपको समरी और कंक्लूजन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स एंड लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स का आपने अच्छी तरह से इनको रीड करना है। और अगर एक पैराग्राफ है तो फर्स्ट फ्यू लाइंस एंड लास्ट फ्यू लाइंस, तो आपने फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स जो पहले हैं लाइंस जो होती हैं पैराग्राफ की, वो और फर्स्ट लास्ट जो फ्यू लाइंस हैं उनको आपने सही तरह से पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर उस पैराग्राफ के बारे में सब कुछ बताया होगा। अच्छा, दीज प्रीवियस प्रीव्यूज और समरीज गिव्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट द वर्क इज़ ऑल अबाउट। ये वही बात आ गई कि आपको अगर कंक्लूजन के बारे में, आपको अगर सब्जेक्ट और पर्पस ऑफ राइटिंग का बारे में पता है, अगर आपको समरी के बारे में पता है, तो आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि तमाम राइटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट के बारे में है, और कौन सी डायमेंशन में जो है वो वर्क जो है या राइटिंग जो है वो लिखी गई है। इसलिए आपसे कहा है कि इन चीज़ों को आप फोकस करेंगे तो आपके लिए समरी लिखनी बहुत आसान हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मेन सब्जेक्ट क्या है, पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है, और आप उसको रीफ्रेज या पैराफ्रेज करके इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, हमने बात की थी अदर आइटम्स। अब अदर आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आप देख लें। एनी हेडिंग्स हेड्स और सब हेड्स या हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दैट अपेयर इन द वर्क। हेडिंग्स जब भी वर्क किसी भी चैप्टर या आर्टिकल के अंदर आएंगी, क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर तो हेडिंग्स का आना इतना मतलब मुश्किल है, तो अगर एक आपको आर्टिकल या पैराग्राफ दिया गया तो जाहिर सी बात है जब भी हेडिंग आई है तो इसका मतलब वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको उन्होंने स्पेसिफाई किया है हेडिंग दे के, तो आपने उस हेडिंग को या सब हेडिंग को ज़रूर आपने देखना है कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, दे प्रोवाइड क्लूज टू द मेन वर्क्स आइडिया एंड मेक इमीडिएट सेंस। अच्छा, आप लोग अगर जस्ट हेडिंग्स ही देखें किसी राइटिंग के अंदर, कोई पैराग्राफ या अगर आपको कोई चैप्टर दिया गया है उसके अंदर आप हेडिंग्स देखें तो आपको बहुत आइडिया हो जाता है, 50-60% आइडिया कि ये हेडिंग है इसके अंदर, यानी कि ये चैप्टर इन हेडिंग्स के ऊपर अगर बेस करता है तो ये जो चैप्टर है किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको एक सेंस मिल जाती है कि ये जो ओरिजिनल राइटिंग है ये किस तरह की है और किससे रिलेटेड है। केयरफुली नोट एनी पिक्चर्स, चार्ट्स और डायग्राम्स दैट अकम्पनी द वर्क। अब ये जो एक चीज़ है अदर आइटम्स में, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले मैंने आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का बताया। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या है, अगर कोई सी चीज़ की पिक्चर बनी हुई है, कोई चार्ट है, कोई डायग्राम है, कोई ग्राफ है, अगर ये तमाम चीज़ें हैं किसी भी राइटिंग को या किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी सेंटेंस को, अगर ये चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और आपने उनको देखना है गौर से। ठीक, वर्ड और फ्रेज सेट ऑफ इन इटैलिक्स, इटैलिक टाइप और बोल्ड फेस। यहाँ पे मैंने इटैलिक को आपको इटैलिक करके दिखा दिया है, इटैलिक टाइप और बोल्ड फेस। अब ऐसे वर्ड्स जो कि या तो इटैलिक में लिखे गए हैं या बोल्ड में लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन पे एम्फसाइज किया गया है, उनको इम्पोर्टेंस दी गई है, उनको आप कह सकते हैं कि अटेंशन में लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, राइटर ने ही ये काम किया है कि उनको खुद ब खुद उसने अटेंशन दी है, उसको खुद ब खुद उसने जो है वो बोल्ड कर दिया है, उसको दिखाया है, एम्फसाइज किया है। तो आपने ऐसे वर्ड्स को, अगर कोई इटैलिक वर्ड्स या कोई बोल्ड वर्ड्स आपको आपकी राइटिंग में नज़र आ रहे हैं तो आपने उनको भी गौर से देखना है और उसके भी देखना है कि वो किस आइडिया को, किस मेन पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं या कौन सा आइडिया या मेन पॉइंट आपको दे रहे हैं।
अब क्या है, अब है हमारे पास रीड कंप्लीट वर्क। आपने पूरा का पूरा वर्क रीड करना है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, कंप्लीट वर्क फर्स्ट टाइम आप उसको एक ही दफ़ा में रीड कर लें, एक क्विक ग्लांस दे दें आप लोग फ़ौरन से, या आप स्लो डाउन हो जाएं आराम से। डू नॉट स्लो डाउन और टर्न बैक। अब इसमें क्या है, आप फ़ौरन से इसे जल्दी से रीड कर लें, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता रीड करें और बार बार एक ही लाइन को पढ़ें, रीड करें, क्योंकि आपको उसके वर्ड्स के मीनिंग का मतलब समझ नहीं आ रहा या आपको सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने वो कोशिश करनी है कि फ़ौरन जो आपको पैराग्राफ, आर्टिकल या चैप्टर दिया गया है उसको रीड करें। हाँ, कोशिश करें कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपको समझ आ जाए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई लाइन या वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो आप अगेन उसको रीड करें उसको समझने के लिए, क्योंकि आप इस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको समरी अगर पेपर में दी जाती है तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप उसको एक क्विक ग्लांस में जितना ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें और अंडरलाइन कर सकें, कर लें। चेक और मार्क यानी की पॉइंट्स और सपोर्टिंग डिटेल्स ही मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट आइडिया लग रहा है या सपोर्टिंग डिटेल लग रही हैं जो मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं, आप उसको फ़ौरन जो है वो अंडरलाइन करें, मार्क करें उसे फ़ौरन। पे स्पेशल अटेंशन टू ऑल द पॉइंट्स नोटेड। अब क्या है, जो आपने अंडरलाइन कर लिया उन तमाम अंडरलाइन पॉइंट्स को आपने स्पेशली नोट करना है, ठीक। लुक फॉर डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, इनोमिनेशंस मींस के लिस्ट ऑफ आइटम्स या पैराग्राफ, जिस तरह मैंने आपको बताया ग्राफ्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, इन तमाम चीज़ों को आपने स्पेशल अटेंशन देनी है। डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को, इनोमिनेशंस को या ग्राफ्स को या जो पिक्चर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने स्पेशल अटेंशन देनी है और इन्हें आपने गौर से देखना है कि ये किस चीज़ को या तो एक्सप्लेन कर रही हैं या किस चीज़ के साथ जो है उसको सपोर्ट कर रही हैं। एज दे इंडिकेट मेन आइडियाज़, क्योंकि वो मेन आइडियाज़ को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, मेन आइडियाज़ को ही आप कह सकते हैं कि एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। You can also identify main points by turning headings into questions and then reading to find their answers. अब ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को फोकस करना है। तो उसमें क्या है, अगर आप हेडिंग का ही क्वेश्चन बना दें, जिस तरह मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है रीड कंप्लीट वर्क, अगर आप इसका क्वेश्चन बनाएं व्हाई रीड कंप्लीट वर्क, तो इसका फिर आप जब आप ये रीड करेंगे, जो यहाँ पे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तमाम पॉइंट्स को आप रीड करेंगे तो आपको इस वाई का मीनिंग पता चल जाएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग जाएंगे कि हम जो अगर रीड कर रहे हैं कंप्लीट वर्क को तो हम क्यों कर रहे हैं। इसी तरह जब आप कोई चैप्टर या कोई आप पैराग्राफ या बुक रीड करने के लिए आपको दी गई है आर्टिकल, तो आप उसकी हेडिंग्स के अगर क्वेश्चंस बनाते हैं और जब आप उसको रीड करते हैं उस हेडिंग के अंदर जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करने में मेन पॉइंट्स बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप हेडिंग से क्वेश्चंस बनाते हैं और देन उनका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। गो बैक एंड री रीड पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड और अंडरलाइंड एज की आइडियाज़। अब आपने एक दफ़ा रीड की, क्विक रीडिंग आपने एक दे दी है अपने राइटिंग को, उसके बाद आप दोबारा और उसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं मेन पॉइंट्स को। अगर आपके पास टाइम है तो गो बैक एंड री रीड, दोबारा से जो मेन पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए हैं उनको री रीड करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप री रीड करेंगे ताकि अगर कोई भी अनवांटेड या अननीडेड उसके अंदर डिटेल है तो आप उसको लीव कर दें। फोकस ऑन अदर पॉइंट्स यू मे हैव मिस्ड इन योर फर्स्ट रीडिंग, या कि फिर आप उन मार्क्स के साथ साथ दूसरे पॉइंट्स को भी रीड करें अच्छी तरह से, ताकि अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है मिस हो गया है, कोई डिटेल आपको एक्स्ट्रा चाहिए जो आपकी रह गई है और आपको लग रहा है कि टेक्स्ट के अंदर है, तो आप उसको भी अपनी जो आपने आउटलाइन बनाई है उसके अंदर उसे ऐड कर सकें। नोट्स लें, टेक नोट्स आपने इसीलिए नोट्स आप इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आप आउटलाइन बना रहे हैं मेन पॉइंट्स की। फोकस ऑन राइटिंग डाउन मेन आइडियाज़ आप राइट डाउन करेंगे, की सपोर्टिंग डिटेल्स भी राइट डाउन करेंगे। आपने फोकस करना है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रही है आप वो पेपर पर उतार लें, आप पेपर पर राइट कर लें। प्रिपेयर फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर समरी फॉलोइंग द अबव मेंशन स्टेप्स। अब ये जो स्टेप्स थे कि पहले आप रीड करेंगे, आप देखेंगे जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे सबको मार्क करें, अंडरलाइन करें। देन आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कोई पॉइंट आपका मिस तो नहीं हो गया इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाएंगे, आप अपने जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको पेपर पर उतारें। मेन आइडियाज़ जो हैं उन तमाम के तमाम को देखें, उनके साथ की सपोर्टिंग डिटेल्स हैं या नहीं हैं, और देन आपका जो है फ़र्स्ट ड्राफ्ट तो जो है इस तरह से आपका फ़र्स्ट ड्राफ्ट जो है वो ईज़िली बन जाएगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो।
अच्छा, मेंशन एट द स्टार्ट ऑफ द समरी टाइटल एंड ऑथर ऑफ द वर्क। अब आपने क्या करना है, जब आप समरी, आपकी आउटलाइन बन गई है, तमाम आपके पास डिटेल्स, मेन डिटेल्स और सपोर्टिंग डिटेल्स हो गई हैं, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आप जो हैं वो मेंशन करें, राइट करेंगे समरी को। और राइट करते हुए समरी में क्या करना है? सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे और ऑथर लिखेंगे कि ये जो आपका आर्टिकल है या जो चैप्टर है, उस चैप्टर का टाइटल क्या है और उसका ऑथर कौन है। अगर आपको पता है तो, अगर आपको दिया गया है तो, अगर पॉसिबल हो तो डेट ऑफ पब्लिकेशन भी लिखें। अब चैप्टर की तो डेट ऑफ पब्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन आर्टिकल्स के साथ डेट ऑफ पब्लिकेशन होती है, इसलिए अगर डेट ऑफ पब्लिकेशन है तो आपने टाइटल और ऑथर के साथ साथ डेट ऑफ पब्लिकेशन भी लाजमी मेंशन करनी है, अगर पॉसिबल है तो। नेवर राइट एन ओवरली डिटेल्ड समरी। अब मैं आपको बता चुकी हूँ समरी का मतलब ही रिड्यूस करना है, किसी चीज़ की लेंथ को कम करना है। तो आपने ओवरली डिटेल्ड समरी नहीं लिखनी, जस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, और वो ही आप लिखेंगे, उसके अलावा मत लिखें, क्योंकि आप उसका साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। एज द पर्पज़ ऑफ द समरी इज़ टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ द ओरिजिनल वर्क। वही बात है कि आपने साइज़ को रिड्यूस करना है ओरिजिनल वर्क के, आपने उसको इंक्रीज़ नहीं करना। या अगर आपका समरी का भी वही साइज़ है जो ओरिजिनल वर्क का साइज़ है, तो फिर कौन आपकी समरी को रीड करेगा? समरी तो हम इसलिए रीड करते हैं ना, ताकि हमें ओरिजिनल टेक्स्ट ना रीड करना पड़े। अगर हमारी समरी और ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ सेम ही है, तो फिर हमें समरी रीड करने की क्या ज़रूरत है, या वो समरी है कैसे? मेन पॉइंट्स एंड की सपोर्टिंग डिटेल्स को आपने ज़रूर लिखना है अपनी समरी के अंदर। यूज़ योर ऑन वर्ड्स एंड स्टाइल। जब भी आप समरी लिखेंगे तो आपका फोकस होगा कि आप उसके अंदर अपने वर्ड्स यूज़ करें, अपना ही स्टाइल लिखें, लेकिन आपने आइडिया जो होगा वो ओरिजिनल वर्ड का ही लिखना है। वर्ड्स आपके हों, स्टाइल भी आपका हो, लेकिन जो मेन आइडिया है, क्योंकि आप समरी लिख रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएटिव राइटिंग तो नहीं कर रहे ना, तो मेन आइडिया आपका वही होना चाहिए जो ओरिजिनल वर्क का है, लेकिन वर्ड्स और स्टाइल ऑफ राइटिंग आपका अपना होना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम इमिटेटिंग द स्टाइल ऑफ द ओरिजिनल वर्क। आपने कोशिश करनी है कि आप अवॉइड करें जो ओरिजिनल स्टाइल है वर्क का उससे। अच्छा जी, कोट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट टू इलस्ट्रेट द मेन पॉइंट्स। अब इसमें क्या है, इसके अंदर ये मीनिंग है इसका कि अब जब भी आप लिख रहे हैं ना, कोई इंपॉर्टेंट डिटेल आपने लिखी है, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट के अंदर कोई, वैसे तो आप कोशिश करें कि अवॉइड करें इस चीज़ को, कोटेशंस को देने को, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको ओरिजिनल टेक्स्ट की जो है वो कोट देना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप ओरिजिनल वर्क में से कोई एक फ्रेज़ या एक लाइन जो है वो एज अ कोट अपनी समरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी इस चीज़ को आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी कोट जो है वो आपकी कौन सी बात को सपोर्ट करिए, या फिर इस तरह से लिखें कि वो आपकी बात को 100% सपोर्ट करे। क्योंकि देखें, आपने समरी में साइज़ को कम करना है, आप कोटेशंस लिख रहे हो अपनी बात को प्रूव करने के लिए, तो आपका साइज़ तो मतलब इंक्रीज़ होता जाएगा ना। तो मेन चीज़ अपने माइंड में रखें कि आपका मेन मकसद है साइज़ रिड्यूस करना। बैलेंस क्रिएट करें अपनी समरी में। बैलेंस किस चीज़ का क्रिएट करना है? बैलेंस यहाँ पे ये क्रिएट करना है कि अगर आपके पास एक पैराग्राफ है 100 लाइंस का और उसके अंदर 2 आइडियाज़ हैं, वन आइडिया जो है वो कंटेन कर रहा है 70 लाइंस और सेकंड आइडिया जो है वो 30 लाइंस कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप समरी लिखोगे तो आपने इसी पैटर्न में लिखनी है कि आप समरी में अगर आप 100 को 50 लाइंस में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसके अंदर जो है वो 35 लाइंस जो एटलीस्ट होनी चाहिए, वो फर्स्ट आइडिया को जो 70% था उसको सपोर्ट करें, और बाकी की जो लाइंस हैं वो 30% आइडिया जो था उसको जो है वो उसके बारे में हो। ठीक है ना? मतलब कि आपने बैलेंस रखना है कि अगर जो आर्टिकल है वो एक आइडिया के ऊपर ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो समरी में भी आप उसी जो आइडिया आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा था, आइडिया ऑथर जो है जिस आइडिया के बारे में, उसी आइडिया को ज़्यादा लिखेंगे, और जिस आइडिया के बारे में आपको कम इंफॉर्मेशन मिल रही थी उसके बारे में आप कम इंफॉर्मेशन ही दोगे। रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट। आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट आपने अब लिख लिया है, इसको आप रिवाइज करें अगेन। यूनिटी, सपोर्ट, कोहेरेंस एंड सेंटेंस स्किल्स, इन तमाम चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। यूनिटी होनी चाहिए आपके सेंटेंसेस के अंदर, सपोर्ट होनी चाहिए, मीन्स के मेन आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हो तमाम जो की डिटेल्स हैं वो जो हैं वो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट करें। कोहेरेंस होनी चाहिए, और सेंटेंस स्किल्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन तमाम चीज़ों को आपने माइंड में रखते हुए अपनी समरी जो है फर्स्ट ड्राफ्ट को आपने रिवाइज़ करना है कि आपने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया, अब आपने उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, उसमें ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने अब ठीक करनी है, और इन तमाम चीज़ों को फोकस में करने के बाद आपने फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द वर्क जो है वो लिखना है।
When writing a summary, remember that it should be in the form of a paragraph. अब अगर आप लोग समरी लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक पैराग्राफ की भी समरी लिख रहे हैं तो भी वो पैराग्राफ की फॉर्म में ही हो, लेंथ ज़रूर कम हो, कि अगर 50 लाइन्स का पैराग्राफ था तो आप 15 लाइन्स का कर दें, 20 लाइन्स का कर दें, 25 लाइन्स का कर दें, लेकिन वो लाइन्स भी पैराग्राफ की शेप में ही होनी चाहिए. A summary begins with an introductory sentence that states the text title, author and main point of the text as you see it. फर्स्ट लाइन में ही समरी की आप लोग बता देंगे. आपने अक्सर देखा होगा these lines have been taken from the chapter, जो भी चैप्टर का नाम होता है रिटन बाय ऑथर का नाम दिया होता है. तो इसी तरह से आप मेन पॉइंट कोशिश करें उसी फर्स्ट लाइन में आ जाए, आपका टेक्स्ट का टाइटल आ जाए और ऑथर आ जाए. समरी की फर्स्ट लाइन के अंदर ही आप लोगों का ऑथर का नाम आ जाना चाहिए, जो पैराग्राफ का या जो भी टेक्स्ट का टाइटल है उसका नाम आ जाना चाहिए, और उसके बाद मेन पॉइंट भी आ जाना चाहिए. समरी इज़ रिटन इन योर ऑन वर्ड्स. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने टेक्स्ट के वर्ड्स को नहीं कॉपी करना, इमिटेट नहीं करना, आपने अपने वर्ड्स को यूज़ करना है. A summary contains only the ideas of the original text. Do not insert any of your own opinions, interpretations, deductions or comments into a summary. अच्छा, अब मैं आपको कह रही हूँ अपने वर्ड्स को आपने यूज़ करना है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ओपिनियन देना शुरू कर दें, आप अपनी जो है वो डिडक्शंस, इंटरप्रिटेशंस या अपनी कमेंट्स देना शुरू कर दें. जी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इसके बारे में हम अपनी कमेंट्स दे दें कि हमें ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए. आपने ये नहीं लिखना, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ इंसर्ट नहीं करनी, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो रिड्यूस करना है स्टाइल को. तो आपने क्या काम करना है, आपने ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ कम ज़रूर करनी है, आपने अपने वर्ड्स को यूज़ ज़रूर करना है, ओरिजिनल वर्ड्स को इमिटेट नहीं करना, लेकिन अपनी ओपिनियंस, अपनी इंटरप्रिटेशंस और कमेंट्स आपने ऐड नहीं करने. Write a last sentence that wraps up your summary, often a simple rephrasing of the main point. अच्छा, अब आपने समरी को एंड कैसे करना है. समरी एंड करते हुए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो हैं वो लास्ट सेंटेंस इस तरह का लिखें कि वो मेन पॉइंट जो आपका था उसको रिफ्रेज कर रहा हो. यानी कि जो आपका मेन पॉइंट है पूरे पैराग्राफ के अंदर या पूरा आर्टिकल जिस मेन पॉइंट या मेन आइडिया के बारे में है, तो आपकी समरी का लास्ट जो लाइन है वो उसी जो पैराग्राफ जो मेन पॉइंट है उसी को रिफ्रेज कर रहा हो, उसी के बारे में हो, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हो या रिफ्रेज कर रहा हो, यानी कि उसी को दोबारा आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे हो. क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अगर एक पैराग्राफ अगर आप लोगों को समरी के लिए दिया जाता है तो फर्स्ट फ्यू लाइंस आपको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में और पर्पस ऑफ राइटिंग के बारे में होंगी. ठीक, तो लास्ट लाइन समरी और कंक्लूजन की है. तो इसी तरह जब आप भी एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि फर्स्ट लाइंस में आप पर्पस ऑफ राइटिंग लिखोगे. आप लोग जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइंस में आपने क्या करना है, आपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में टेक्स्ट का टाइटल लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है और मेन पॉइंट बताना है अपना. और इसी तरह लास्ट जो लाइंस होंगी आपकी उसके अंदर आप अपना रैप अप करोगे, आप जो है वो रिफ्रेज करोगे मेन पॉइंट को. अब हम लोग डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड समरी की, यानी कि एक गुड समरी की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या हम लोग किस तरह से अपनी समरी को एक गुड समरी जो है वो बना सकते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर ये तमाम वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दोबारा दे देती हूँ. इसके अंदर क्या है कि आपने ऑब्जेक्टिव आउटलाइन ऑफ होल पीस ऑफ राइटिंग करनी है. शुड गिव एंड मतलब अ गुड समरी जो है ये आपको एक ऑब्जेक्टिव आउटलाइन दे, तमाम जो एक ओरिजिनल वर्क है उसके अंदर जो जो बातें हैं उसकी आपको आउटलाइन दे. ऑब्जेक्टिव आउटलाइन मीन्स कि जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, की पॉइंट्स हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एक गुड समरी के अंदर होती हैं. It should answer basic questions about the original text such as who, did, what, where and when. और अगर आप एक समरी लिख रहे हैं ओरिजिनल टेक्स्ट की तो वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपको बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स दे. और वो बेसिक क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, हु, डिड, व्हाट, वेयर एंड व्हेन. मीन्स के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो जो 5 W's होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, और ये जो हाउ है, हाउ तो खैर एच से होता है, लेकिन ये वाले जो 5 W's होते हैं इनके आंसर्स जो हैं वो आपको एक समरी के अंदर मिलने चाहिए. ठीक है, कि ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या था, कैसे था, किसने क्या किया, किस तरह से किया, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक समरी से अगर हम समरी ही रीड करें तो हमें इन तमाम चीज़ों का आंसर इजीली मिल जाना चाहिए. मेन आइडिया तो ऑब्वियसली हमारा फोकस ही मेन आइडिया होगा टेक्स्ट का कि क्या है, सपोर्टिंग पॉइंट्स भी होंगे,
व्हाट आर द सपोर्टिंग पॉइंट्स, व्हाट आर द मेजर पीसेज ऑफ एविडेंस। ये वही है कि आपको मेजर, आप अगर एक आइडिया, मेन आइडिया लिख रहे हैं तो उसके एविडेंस कहाँ से देंगे, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स कौन कौन सी हैं जो आप साथ प्रोवाइड कर रहे हो कि जी ये मेन आइडिया है और ये इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स है। यू शुड नॉट गिव योर ओन आइडियाज़ और क्रिटिसिज्म्स एज पार्ट ऑफ द समरी। आपने, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने रीफ्रेज ज़रूर करना है, आपने अपने वर्ड्स भी लिखने हैं, लेकिन अपने आइडियाज़ और क्रिटिसिज्म और कमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस हैं वो तमाम आपने नहीं देने। आपने जस्ट जो फोकस करना है वो यही करना है कि जो कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर है आप उनको अपने वर्ड्स में आप वो जो हैं उसको राइट करें। आप रीफ्रेज कर दें, आप जो हो अपनी वर्डिंग यूज़ कर लो, अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज़ कर लो। आप ओरिजिनल टेक्स्ट को जो है वो इंटरप्रिटेशंस जो हैं आपने नहीं देनी। आपने जो आइडियाज़ टेक्स्ट के अंदर हैं, जो आइडियाज़ आपने टेक्स्ट के अंदर ओरिजिनल वर्क के अंदर हैं, आपने वही देने हैं। हाँ, आप उन आइडियाज़ को अपने वर्ड में रीफ्रेज करके देंगे, अपना राइटिंग स्टाइल यूज़ करेंगे, इमिटेट नहीं करेंगे राइटिंग स्टाइल ऑफ द ओरिजिनल वर्क। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आप ना क्रिटिसिज्म दोगे, ना ओपिनियंस दोगे, ना इंटरप्रिटेशंस दोगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बताएंगे, आप जस्ट वो चीज़ें बताएंगे जो ओरिजिनल टेक्स्ट में आपको दी गई हैं। A good summary should not include selected examples, details or information which are not relevant to the piece of writing taken as a whole. एक और चीज़ मैंने आपसे कहा है आपने टेक्स्ट को रिड्यूस करना है। टेक्स्ट को आप कैसे रिड्यूस करोगे? टेक्स्ट को आप इस तरह से रिड्यूस करते हो कि जब आप उसके अंदर से जो सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं, डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है जो कि रेलिवेंट नहीं है पीस ऑफ राइटिंग से, जब हम एक पीस ऑफ राइटिंग ले रहे हैं, हम एज अ होल एक आइडिया को हम जो है वो फोकस कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट दिया गया है एक टेररिज्म इन कश्मीर, ठीक है। उसके अंदर तमाम जो सेंटेंसेस हैं वो टेररिज्म से रिलेटेड हैं कश्मीर के अंदर, और फिर बीच में जो है कहीं पैराग्राफ के मिड में 3 to 4 सेंटेंसेस है जिसके अंदर बताया गया कि कश्मीर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और जन्नत नज़ीर वादी है और कश्मीर जो है लोग दूर दूर से कश्मीर देखने के लिए आते हैं, या 4 सेंटेंसेस अगर इस तरह के हैं तो आप ऑब्वियसली अगर आप टेररिज्म, आप पहले टाइटल देखें वो टेररिज्म इन कश्मीर है, फिर सारा सेंटेंसेस और आइडियाज़ जो हैं वो टेररिज्म से रिलेटेड हैं कश्मीर में, तो एंड में या बीच में अगर आइडियाज़ मतलब सेंटर में पैराग्राफ के दिया हुआ है 4 सेंटेंसेस जो कि कश्मीर की ब्यूटी के बारे में, तो ऑब्वियसली क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। जब हम पूरे पैराग्राफ को एज अ होल देख रहे हैं, एज अ होल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो ये जो उनसी 4 लाइंस हैं ये कहीं से भी रेलिवेंट नहीं हैं टेररिज्म इन कश्मीर के साथ। तो ऑब्वियसली हम लोग ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं या डिटेल्स दी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि रेलिवेंट नहीं है टू द पीस ऑफ राइटिंग टेकन एज अ होल, यानी कि जो होल हम पीस ऑफ राइटिंग देख रहे हैं एज अ होल पीस ऑफ राइटिंग को, ये जो एक इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसको डिस्कस किया जा रहा है, जब हम उसको देखते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं है, जो एग्जांपल्स, जो डिटेल्स उससे रिलेटेड नहीं है, आपने वो स्किप करनी है। ऑब्वियसली आप उसको स्किप करोगे तो ही आपकी जो समरी है वो लेंथ में रिड्यूस होगी। A good summary should probably include the main idea of each paragraph and the main evidence supporting that idea. आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई आर्टिकल या कोई चैप्टर है जिसकी आपने समरी लिखनी है तो उसके अंदर हर पैराग्राफ का एक आइडिया होता है, या आप पैराग्राफ के अंदर रीड कर चुके हो कि हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप समरी लिख रहे हो तो आपकी समरी हर पैराग्राफ के अंदर जो मेन आइडिया है वो उस पर फोकस करे, मीन्स कि उसको इंक्लूड करें, आप उसको अपनी समरी के अंदर इंक्लूड करें जो हर पैराग्राफ का मेन आइडिया है, और उसके साथ साथ एविडेंस देंगे और सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे उस आइडिया की, कि जो डिटेल्स उस आइडिया को उस पैराग्राफ में सपोर्ट कर रही हैं, जो उसका मेन एविडेंस है आप लोग उसको देंगे मेन आइडिया के साथ, आप वो सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे, की डिटेल्स देंगे, ताकि आपकी बात जो है वो ऑथेंटिक हो। A good summary of a book should probably include the main idea of each chapter. जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको आर्टिकल का बताया कि उसके अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, अगर 10 पैराग्राफ्स हैं तो हर पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है आप वो बताएंगे अपनी समरी में, और उस मेन आइडिया को आप सपोर्ट करेंगे, एविडेंस देंगे, की सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे। इसी तरह अगर आप एक चैप्टर की या एक बुक की अगर आप समरी लिख रहे हैं तो उस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर्स हैं, तो फिर आप उन 10 चैप्टर्स को रीड करेंगे, उन तमाम के तमाम, और हर चैप्टर की समरी देंगे कि इस चैप्टर के अंदर ये मेन आइडिया है और ये इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स है, सेकंड चैप्टर का ये मेन आइडिया, ये सपोर्टिंग डिटेल्स, आप इस तरह से समरी लिखेंगे।
A good summary may use keywords from the original text but should not contain the whole phrase or sentences from the original text unless quotation marks are used. अच्छा, अब यहाँ पे quotation आपको कोट किस तरह करना है टेक्स्ट आपने समरी में, वैसे तो कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें. कोटेशंस मैं जो हूँ पर्सनली मैं इस चीज़ को आपको कहूँगी कि आप कोटेशंस ना लिखें. अब अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आपने किस तरह से देनी है कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट के जो हैं वो कीवर्ड्स आप जो हो यूज़ कर सकते हैं, या कि फिर आप जो हैं वो फ्रेजेस और सेंटेंसेस जो हैं वो आप ओरिजिनल टेक्स्ट के समरी में इस सूरत में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं कि आप इन्वर्टेड कॉमाज में वो फ्रेज़ लिखें जो आप ओरिजिनल टेक्स्ट से ले रहे हैं, जो आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है. या अगर आपने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई सेंटेंस लेना है ओरिजिनल टेक्स्ट का, कि आपने एक बात की है और फिर आप टेक्स्ट का ओरिजिनल वर्क का जो हो एक सेंटेंस लिखना चाह रहे हो, उसे शो करने के लिए ये देखें जी मैंने ये बात कही है और ओरिजिनल वर्क में भी ये बात इस तरह से कही गई है, तो आप उस चीज़ को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है ना. ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से जो हो वो ओरिजिनल वर्ड्स मैंने आपको वैसे भी कहा है कि आपने रीफ्रेज करके लिखने हैं, तो आप ओरिजिनल वर्ड सिर्फ इसी सूरत में लिख सकते हो कि या तो आप उनको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखें, या कि फिर आप जो हो सिर्फ कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो समरी में ऐड करो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो rearranging the words used in the original or keeping the same structure but just subtitling different words is not enough. अच्छा, अब इसके अंदर पैराफ्रेज रीफ्रेजिंग या रीअरेंजिंग वर्ड जो हमने करने हैं वर्ड्स को ओरिजिनल को, वो किस तरह से करना है. हमने इस तरह से करना है कि हम लोगों ने जस्ट डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, कि हम ये ना करें कि हमने यहाँ पे जो है वो एक वर्ड है उसका सिनोनिम यूज़ कर लिया, नेक्स्ट वर्ड है हमने उसका सिनोनिम्स देखे और उसका सिनोनिम यूज़ कर लिया. हमने इस तरह से नहीं करना. आपने सिनोनिम्स भी यूज़ करने हैं, लेकिन आपका मेन मकसद जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने डिफरेंट जो है ना सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है. आपने वर्ड का स्ट्रक्चर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर में जिस स्टाइल में ओरिजिनल वर्क लिखा गया आपने वो चेंज करना है. कि सेंटेंस अगर एक स्टाइल में एक उसका स्ट्रक्चर बताया लिखा गया है तो आपने उस स्ट्रक्चर को भी वर्ड्स के साथ साथ चेंज करके उसे अपना स्टाइल देना है, ताकि पता चले कि जो जिसने समरी लिखी है उसने उसको रीड करके और उसको अपने स्टाइल में उसको हमें राइट करके दिया है. ठीक है ना. तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस या ओरिजिनल वर्क जो है वो भी चेंज करना है while writing your summary. You must express the sense of the original using your own words and structures. Means कि आपने सेंस, अब यहाँ पे ये देखें, जो ओरिजिनल सेंस है पैराग्राफ की या आर्टिकल की या बुक की जिसकी आप समरी लिख रहे हैं वो सेम होनी चाहिए. जो ओरिजिनल आइडिया है, मेन आइडिया है, वो आपने चेंज नहीं करने, लेकिन आपने वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपने ओरिजिनल के वो आपने मतलब आपने उनको चेंज करके अपने स्टाइल में अपने वर्ड्स को अपने स्टाइल में चेंज करके लिखना है. मीन्स के ओरिजिनल में जो आइडिया है, जो की पॉइंट है, जो मेन आइडिया है या कि फिर जो सेंस है ओरिजिनल वर्क की वो सेम रहे, लेकिन उसको आपने चेंज कर देना है अपने वर्ड्स में और अपने स्टाइल से उसको आपने एक्सप्रेस करना है उसी आइडिया को जो ओरिजिनल में बताया गया है. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है, आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है पहले खुद और इसकी आपने समरी लिखनी है विदाउट लुकिंग एट द दैट इज़ गिवन. यानी इस समरी को देखे बिना आप लोगों ने इस ये जो यहाँ पे आपका पैराग्राफ ये एंड हो रहा है, इस पैराग्राफ को आप रीड करें और जिस तरह से आपको पीछे प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इसकी खुद पहले समरी लिखें. देन उस समरी को आप इस समरी के साथ मैच करें जो समरी यहाँ लिखी गई है और देखें कि आपकी समरी में और इस समरी में कितना डिफरेंस है और क्या क्या मिस्टेक्स हैं और आपको क्या क्या चेंजेस करनी है. I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.